So today we are continuing our lecture on cloud-based software engineering. Major focus of yesterday, last week's lecture was on containerization, container-based software development, and in which we saw Docker and we saw various small examples of Docker, and there was a getting started example which I mentioned that you should do that getting started exercise by yourself as a homework. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ने हुज़ूर सल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद और बरकत वाला है, हर रात को उस वक्त आसमान दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है और वो कहता है कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसे बख्श दूं। तो ये हदीस प्राइमरीली हज्जत पढ़ने की फजीलत पर है कि उसके जो फ़ायदे हैं उस वो चीज़ें इससे मेंशन की हुई हैं। अल्लाह ताला हम सबको हज्जत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। Okay ji, today we are going to see few more topics within cloud-based development, and the first one is everything as a service. इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Then software as service को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम. Then there is a concept of multi-tenant and multi-instance systems. We are going to see that. और उसके बाद क्लाउड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. So it is the topic of latest topic in the area of software engineering. So everything as a service, generally it is mentioned as XaaS. So everything as a service represents evolution of cloud computing and service delivery. क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का जब से भी कॉन्सेप्ट आया और जिस तरह क्लाउड बहुत सारी सर्विसेज डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, डिफरेंट वेंडर्स आ गए हैं मार्केट में, तो अब डिफरेंट वेंडर्स आर कमिंग विद वेरियस सर्विसेज विच दे आर ऑफरिंग, एंड दिस हाउ दे आर competing with each other. So everything as service covers the broad spectrum of services. From the cloud providers over the internet. So these are some of the examples of various services. Services which are within the scope of today's lecture are platform as a service, and examples of this service is Cloud App Engine, Microsoft Azure, AWS, Elastic, Beanstalk. पंखा चलाने की कोशिश कर रहे हैं. इसको बिल्कुल करीब करके करना है, क्योंकि ये ऐसा कोई सिस्टम है, एक चलता है दूसरा बंद हो जाता है. करीब करके ऑन है. अब वैसी गर्मी है, कुछ हाल नहीं. पंखा तो मेरे भी सर पे लगा, फायदा कोई नहीं. Okay, so one of this kind that we are going to briefly discuss is platform as a service. इसकी कुछ एग्जांपल मेंशन की हुई हैं: क्लाउड ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS, इलास्टिक, बीनस्टैक. दूसरी है एक कैटेगरी विच इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, एंड इसकी एग्जांपल्स हैं Amazon वेब सर्विसेज, गूगल कंप्यूट इंजन एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. तीसरी चीज़ है फंक्शन एज सर्विस, और इसमें ये लेटेस्ट इट हैज़ बीन
इंट्रोड्यूस फ्रॉम AWS एंड Azure, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड देन सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जिससे हम फेमिलियर एज अ यूज़र। इसके एग्जांपल्स जीमेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, गूगल वर्कस्पेस, MS टीम्स, these all are examples of software as service. As there are other services as well, for example desktop as service। हाँ, कुछ कुछ थोड़ा बहुत ओवरलैप है, क्योंकि वो दोनों ऑफर कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ें वो भी ऑफर कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ थोड़ी सी आपको नजर आएगी। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ ऑफर कर रहे हैं। तो another service is desktop as service। तो इसकी एग्जांपल है Amazon वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप। होगा क्या कि आपके ब्राउजर के ऊपर डेस्कटॉप खुल जाएगा, आपको डेस्कटॉप स्क्रीन नजर आ रही होगी। अगर नेटवर्क स्पीड फास्ट होगी तो आपको ऐसी लगेगा जैसे आप अपने डेस्कटॉप पर बैठे हुए हैं, और सारी सर्विसेज जो डेस्कटॉप की हैं वो आपको आपके ब्राउजर पे नजर आ रही हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरी चीज़ है डेटाबेस एज सर्विस। इसमें एग्जांपल्स हैं Amazon RDS रिलेशनल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर SQL डेटाबेस। SQL सर्वर जो है वो एज्योर पे भी आपको अवेलेबल हो जाता है, तो वो आप समझ लें कि एक तरह की वो डेटाबेस सर्विस अवेलेबल हो जाती है आपको ओवर द क्लाउड। फिर गूगल क्लाउड SQL है, ये अगेन गूगल की प्रोडक्ट है। एक और चीज़ है सिक्योरिटी एज अ सर्विस। तो जैसे मैकएफी है, मैकएफी आप इंस्टॉल करते हैं लेकिन वो लिंक होता है आपके उसके क्लाउड के साथ, और आपकी वो अपडेट कर रहा होता है सिग्नेचर्स भी और सारा कुछ कर रहा होता है। तो जितने आपके एंटीवायरस हैं वो उन्होंने इस किस्म की सर्विसेज लॉन्च की हुई। देन स्टोरेज एज अ सर्विस, इससे हम वी आर क्वाइट फेमिलियर, ड्रॉपबॉक्स है, गूगल क्लाउड स्टोरेज है। तो ये दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज एज अ सर्विस। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, चल रहा है ना 7:30:31। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे इसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल है प्रोडक्ट की, दैट इज गूगल ऐप इंजन। तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस में क्या होता है कि जो इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर फ्रेमवर्क्स लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। यानी अगर आप इसको खोलेंगे तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक IDE प्रोवाइड कर देगा, तो आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म दे रहा है। इट इज़ नॉट ओनली अ सर्विस बट इट्स फुल फ्लेज अ प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। इसकी वजह से आप लैंग्वेजेस रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर इसमें डेटाबेसेस आपको मिल जाएंगी, जैसे मैंने अभी SQL बात की है, SQL सर्वर एज्योर पे अवेलेबल है। फिर और इसके अलावा डिफरेंट मिडलवेयर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो जाएंगी, वो अवेलेबल होती हैं आपको, एंड यू कैन कॉन्फ़िगर दोज डेटाबेसेस, दोज मिडलवेयर्स, एंड यू कैन यूज़ दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं सारे काम। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं अगर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो इट मीन्स दैट अ प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल टू यू, जिसमें आप डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब गूगल ऐप इंजन जो है, इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट यूजिंग वेरियस लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क। तो गूगल ऐप इंजन भी डिफरेंट लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क दे रहा होता है आपको। जो गूगल ऐप इंजन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है, इट इज़ पाइथन, जावा, गो, PHP एंड Node.js। तो Node.js आपको पता है कि ये जो है इट इज़ व्हाट इज़ इट, ये जावास्क्रिप्ट का इंजन है। जावास्क्रिप्ट का एक एग्जीक्यूशन इंजन है, कंपाइलर इंजन कह लें, एग्जीक्यूशन इंजन कह लें, जो कि बैक एंड पे होता है। तो जब जावास्क्रिप्ट पे आप काम करते हैं तो एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट Node.js के ऊपर होती है। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने के दो तरीके हैं, एक तो यह कि आप ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करें उसको, लेकिन है कि देन इट हैज़ लिमिटेड, आप फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप Node.js पे यूज़ करते हैं तो फिर आप जावास्क्रिप्ट को एज अ फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि उसके बैक एंड पे आपको Node.js पूरा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अवेलेबल होता है. Then Google App Engine offers various built-in services like databases, task queues, and Memcache for easier application development. तो Memcache को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, सर्च करेंगे नेट से, तो आपको पता चलेगा कि Memcache is a free and open source in-memory key value store, commonly used to speed up the dynamic web applications. तो होता यह है कि आप फेच करके कैश में ले आते हैं, जो प्रोसेसर में कॉन्सेप्ट होता है, फेच करके आप कैश में ले आते हैं इन्फॉर्मेशन. तो अगर इन्फॉर्मेशन कैश से ही यूज़ करेगा, अगर नहीं कैश में अवेलेबल, तो देन इट विल गो टू द हार्ड डिस्क या क्लाउड्स के जो सर्विसेज है वहाँ से फेच करेगा. तो इस किस्म का कॉन्सेप्ट है इसका. तो ये वाली सर्विसेज भी गूगल ऐप इंजन में परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए दी गई है. तो दिस ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ प्लेटफॉर्म एज सर्विस. दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस अवेलेबल है क्लाउड पे, दैट इज़ IaaS, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. और इसकी एक प्रोडक्ट एग्जांपल है गूगल कंप्यूट इंजन. और गूगल कंप्यूट इंजन के अब क्या फीचर्स हैं. इसका फीचर देखें, यू कैन ईजिली स्केल योर रिसोर्सेज अप एंड डाउन. यानी कि आप रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो फौरी तौर पे हमारे देन में आती हैं. प्रोसेसिंग आती है, रैम्स आती हैं, ठीक है, आपके और आपके पास बैंडविड्थ आती है, नेटवर्क्स. तो इस किस्म की चीज़ें हैं वो सारी रिसोर्सेज में आती हैं. सो GC ऑफर्स वैरायटी ऑफ मशीन टाइप्स. अब इसमें आप मशीन टाइप्स दी हुई हैं इन्होंने, कोई सिलेक्ट कर सकते हैं आप. कुछ वैरायटी मिलेगी आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज मशीन टाइप्स की, कुछ एग्जांपल्स मिलेंगी आपको मेमोरी ऑप्टिमाइज मशीन टाइप्स की. तो अगर आपको कंप्यूट इंटेंसिव काम करना है तो आप कंप्यूट और ऑप्टिमाइज में से कोई ऑप्शन ले लेंगे. अगर आपने मेमोरी इंटेंसिव काम करना है तो मेमोरी ऑप्टिमाइज कोई ऑप्शन ले लेंगे आप. तो इस तरीके से अगर आप स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप स्टोरेज ऑप्टिमाइज कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे. दूसरा है जो गूगल कंप्यूट इंजन है, इट ऑफर्स वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स. फॉर एग्जांपल फायरवॉल इस पर कन्फिगर कर सकते हैं आप. फायरवॉल दो तरह की होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल होती है और एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है. ऑब्वियसली अगर ये क्लाउड में आप काम कर रहे हैं तो software based firewall will be available to you that you can configure. फायरवॉल का क्या मकसद होता है, क्यों जी? बिल्कुल, आप इनकमिंग ट्रैफिक को और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं. क्यों जी? फायरवॉल है ना आइडिया, नेटवर्क का सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए मेरे ख्याल में, तभी आइडिया होगा आपको. ओके, इंक्रिप्शंस आप अपनी सेट कर सकते हैं, कोई एल्गोरिदम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपना. देन आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, यानी जो ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म है फॉर आइडेंटिफाइंग एनी यूज़र और एनी ग्रुप, वो मैकेनिज्म आप इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. देन GCE ऑल्सो सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर किस्म की चीज़ है. इसमें आप लिनक्स, विंडोज़, फ्री, BSD, ये गूगल कंप्यूट इंजन, ये तीन को तो सपोर्ट करता है. लिनक्स, विंडो और फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन तीन को सपोर्ट करता है. ठीक हो गया जी. तो अभी तक हमने क्या देखा है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस देखा है. प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, ये आपका वेंडर काम उसको मैनेज कर रहा होता है. फायरवॉल्स आपका वेंडर मैनेज कर रहा होता है. लेकिन आप डेटाबेसिस अपनी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो इसलिए थोड़ा सा आप हायर लेवल का काम, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल का, जो बहुत डिटेल लेवल में कंट्रोल चाहिए आपको, तो देन यू गेट द सर्विसेज ऑफ IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. लेकिन अगर आप PaaS लेते हैं तो काफ़ी सारा काम आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल का काम रिलेटेड काम होगा वो आपका वेंडर आपके लिए कर रहा होगा. आप थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल का काम करेंगे, लाइक डेटाबेसेस कॉन्फ़िगर कर लेनी है आपने, डेटाबेस में डेटा डालना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी चाहिए उनको कॉन्फ़िगर कर लेंगे. तो वो आपका थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल का काम है. लेकिन इसमें आप ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिटेल काम, ज़्यादा कंट्रोल अगर आपने चाहिए तो फिर आप IaaS लेते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आपकी नीड किस तरह की है, उसके मुताबिक आप डिसाइड करते हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस चाहिए या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस चाहिए.
तो अभी तक हमने 2 डिस्कस किए हैं, तो आगे चलते हैं। फंक्शन एज अ सर्विस। तो फंक्शन एज अ सर्विस इज delivers cloud computing functionality in the form of small independent functions. तो इंडिपेंडेंट फंक्शंस एक आप सिंपली आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बना के अपलोड कर देंगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ जिप फाइल, या आपको एक आईडी खोल देगा, उसके अंदर फंक्शन अपना लिख लेंगे। बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बॉदर अबाउट द सर्वर्स कि कौन सा सर्वर होगा, वो लिनक्स का सर्वर होगा, विंडो का सर्वर होगा, ये वेंडर का मसला है। वेंडर ने आपको बता दिया है कि जी आप फंक्शन अपलोड करते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो इनपुट डालेंगे वो आउटपुट जैसी चाहिए आपको मिल जाएगी, वो आप कंज्यूम कर लें, आप जहाँ भी अपनी करनी है। तो इसकी एक छोटी सी 3 मिनट की वीडियो भी मुझे मिली थी, इसको हम थोड़ा सा आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें। ये AWS का ही है, AWS लैम्बडा कहते हैं इसको हम, और ये छोटी सी साथ उन्होंने इंट्रोडक्टरी वीडियो दी हुई है। आवाज़ कम है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ कम है, चलिए फिर खुद देख लीजिएगा, आवाज़ कम है। असल मेरा ख्याल था ये तो मामला, बस स्पीकर भी वैसे लगे हुए हैं, लेकिन ये फिर पंखे लगने की वजह से और ज़्यादा वो हो गया है। तो इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, 3 मिनट की वीडियो, आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। लिंक दिया हुआ मैंने AWS। तो ये जो एग्जांपल है इसकी फंक्शन एज सर्विस की, इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल इज AWS लैम्बडा, इट्स वन ऑफ द एग्जांपल। इसका जैसे हमने पीछे देखा था, एक एग्जांपल और भी है जो कि एज्योर ने दी है, उसका नाम एज्योर ने क्या रखा है, वो मुझे एज्योर फंक्शंस के नाम से है, ठीक है। तो ये गूगल का मुझे आइडिया नहीं है, शायद होगा, गूगल का भी बना लिया होगा, कंपटीशन में तो चल रहे हैं सारे। अच्छा, तो इट्स सर्वरलेस अप्रोच, इसको हम कहते हैं, ये जो है ना सर्वरलेस अप्रोच है। सर्वरलेस का टर्म कहीं जगहों में सुनी होगी आपने। सर्वरलेस हम इसीलिए कहते हैं कि यू ओनली फोकस ऑन द कोड, आपने आपको इन्वायरमेंट दी हुई, आप अपलोड कर दें फंक्शन और वो एग्जीक्यूट करेगा। हाँ ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने बताई हुई है कौन कौन सी में आप कर सकते हैं, जो जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सारी सपोर्ट करता है। तो फंक्शन अपलोड कर देंगे, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जितनी एग्जीक्यूशन में की कॉस्ट है, जो भी उन्होंने मेथड रखा है, उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको कोई सर्वर का पे नहीं करना पड़ा, रैम का पे नहीं करना पड़ा, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है कि आपने बस जितनी एग्जीक्यूशन होगी, जितनी देर उसने प्रोसेसिंग यूज़ की है, या जो भी मैकेनिज्म है, उतनी आपको कॉस्ट आएगी। गूगल कोलैब तो मेरे ख्याल में आना चाहिए प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में, क्योंकि एक तरह की प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है ना, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जब आती है तो वो प्लेटफॉर्म एज सर्विस वाले में फॉल कर रही होती है, गूगल कोलैब वाली। हाँ, फंक्शन लिख के आप जिप फाइल अपलोड कर देंगे, उन्होंने दिया हुआ है फॉर्मेट कि जी जिप फाइल आपने अपलोड करनी है, वो अपलोड हो जाएगी, तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी मैकेनिज्म होगा आप बता देंगे जब एग्जीक्यूट करना होगा आपने। फॉर एग्जांपल आपने कोई वैल्यूज़ रिटर्न करवानी है, तो वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। जैसे चैट जीपीटी होता है, उसमें टोकन वाइज कॉस्टिंग हो रही होती है ना, जितने टोकन आप कंज्यूम करते हैं उतनी कॉस्टिंग होती है आपकी, जो API अगर यूज़ करें चैट जीपीटी के। तो इससे मुझे नहीं पता, मैंने अभी देखा नहीं है कि इसके कॉस्टिंग मैकेनिज्म क्या है, टोकन वाइज है या कोई बैंडविड्थ कंजम्पशन पे है या टाइम है, वो मैंने इतनी डिटेल में नहीं देखा इसको। बहरहाल होगा ये कि फंक्शन आप रेडीमेड फंक्शन भी अवेलेबल है, इवन डॉकर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप उसके अंदर, और 3-4 ऑप्शन हैं। अपना फंक्शन बना सकते हैं, एक पूरी उनके पास लाइब्रेरी है, उसमें से कोई फंक्शन यूज़ करना है वो यूज़ कर लें,
डॉकर कोई अपना रन करना है वो रन कर लें, ऐसा करके 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, तो वो आप इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि ये सर्वलेस अप्रोच जिसे हम इसलिए कहते हैं कि इसमें यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बॉदर अबाउट द सर्वर। सर्वर को रेंट करने की कॉस्ट नहीं है, कोई प्रोसेसर की कॉस्ट नहीं है। अदरवाइज तो पूरा मॉडल होता है ना जी, इतनी रैम ली है ये कॉस्ट, इतना रैम ली, इतना प्रोसेसर लिए हैं आपने ये कॉस्ट। इसमें सिंपली आपने फंक्शन रन करना है, आपने और किसी चीज़ पे बॉदर नहीं करना। दैट्स व्हाई इट्स अ मोर अट्रैक्टिव ऑप्शन। You pay only the time that function is executing. तो ये अब समझे, इट्स अमंग द लेटेस्ट सर्विसेज विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय द क्लाउड वेंडर्स। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप सम सॉफ्टवेयर। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन अगर हम देखें सॉफ्टवेयर एज सर्विस की, तो इट प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, allowing users to access software application on subscription basis without the need of for internal infrastructure और हार्डवेयर। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताई है, जीमेल भी आपका SAS है आपका, ठीक है, टीम्स पे हम काम करें, टीम भी एक सॉफ्टवेयर एज सर्विस है। और इस तरह करके जो मोस्टली जो हम जिन एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं द यूज़र, इसका मतलब है कि हम उसको उस सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं। और इसके अगर हम की फीचर्स की बात करें तो इट इज़ होस्टेड ऑन रिमोट सर्वर्स। आपके लोकली डिप्लॉयड नहीं होगी ये सर्विस, आपके रिमोट सर्वर्स पर होगी। फिर इट इज़ मैनेज बाय थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, एज़्योर है। तो थर्ड पार्टी होगी, वो इन्हीं एप्लीकेशंस को मैनेज करेंगी। यूज़र एक्सेस सॉफ्टवेयर थ्रू वेब ब्राउज़र, ये भी आपको आइडिया है, वेब ब्राउज़र भी हो सकता है और आपकी मोबाइल ऐप भी हो सकती हैं। तो और ब्राउज़र आपका ऐप मोबाइल पे भी चल जाता है, डेस्कटॉप पे भी चल जाता है, ये भी हो सकता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट 365 की सब्सक्रिप्शन है आपकी मंथली कोई सा। तो these are the some key characteristics of software as a service. ये एक graphical depiction है that there is some sort of cloud infrastructure जिसके ऊपर software as service deployed है, and there might be various customers like us who are using that software as a service। ठीक है जी। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? कैश फ्लो, पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। क्या एग्जांपल्स, कोई तजुर्बा बताएं अपना? पे या रेगुलर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है और पे एज यू यूज़ द सॉफ्टवेयर। जैसे चैट जीपीटी में मैंने आपको बताया कि तो जितने टोकन्स आप कंज्यूम करते हैं उससे आपकी पैसे कट रहे होते हैं। और सब्सक्रिप्शन की एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट 365 की है, मंथली सब्सक्रिप्शन कट रही होती है आपकी। चैट जीपीटी में भी एक तो एपीआई है ना, एपीआई में टोकन पे चल रहा होता है, दूसरा है उसकी सब्सक्रिप्शन होती है मंथली। तो ये एक पॉपुलर मैकेनिज्म है हम दोनों। अच्छा, अपडेट मैनेजमेंट, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये बेनिफिट किस किस्म का बेनिफिट है ये? कोई भी फीचर नया ऐड हो गया तो आप वो अपडेट कर देंगे, आपको एक आ जाएगा, जैसे क्रोम पे लिखा हुआ आ जाता है राइट साइड पे हर 2 दिन बाद, क्रोम इज अपडेटेड। तो आप मज़े से अपडेट करते रहें अपना, कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक पूरी जो डिप्लॉयमेंट साइकिल है वो आप चला सकते हैं। क्विक बग फिक्सिंग, दैट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस। जब पूरा कोड आपके पास है, आपने कोई एक्चुअली हैंड ओवर नहीं करना किसी को, और तो इसलिए आप बग फिक्सिंग भी आप रैपिडली, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, कोई क्लाइंट को बग आएगा तो उसकी रिपोर्ट भी साथ ही सबमिट हो जाती है। तो पूरा एक सिस्टम इन प्लेस होता है, और ऑटोमेशन भी हुई होती है, साथ ही CI/CD पाइपलाइंस बनी हुई होती हैं जिसकी वजह से ऑटोमेशन हुई होती है।
तो इस वजह से बग फिक्सिंग भी क्विक हो जाती है। इसके बाद आ गया ट्राई बिफोर यू बाय। ये भी कई आपने देखे होंगे सर्विसेज। वो कहते हैं जी ठीक है जी, 1 महीने के लिए आप फ्री यूज़ कर लें और इतनी लिमिटेड आपको एक्सेस मिलेगी, आप ट्राई कर लें। अगर आपको कुछ तो क्रेडिट कार्ड रख के ट्राई करवाते हैं। ज़्यादा चालाक हो गए अब सारे क्रेडिट कार्ड, पहले कहते हैं डाटा डालें बाद में ट्राई करेंगे आप। तो उसके बाद जनाब जैसे ये YouTube प्रीमियम है, ये 1 महीने के लिए तो कहते हैं ट्राई करें आप, उसके बाद जो है ना पसंद आएगा तो फिर आप अगले महीने पैसे देने शुरू करें। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट एक क्लाउड डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट है, इसको हम अगले किसी लेक्चर में देखेंगे। CI/CD कंटिन्यूस, ये आपने काफी जगहों पे लिखा हुआ भी देखा होगा शायद। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपका सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ रही हैं, इंक्रीमेंट्स आते जा रहे हैं, साथ साथ उसको आप इंटीग्रेट करते जाते हैं अपनी कोड बेस के साथ। टेस्टिंग के बाद टेस्ट करते हैं, साथ ही इंटीग्रेट करते हैं, साथ ही डिप्लॉय करते हैं। और ये साथ साथ इसलिए काम हो रहे होते हैं कि आपने स्क्रिप्ट लिखे हुए ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट, जैसे YAML हमने देखी थी। YAML एक पॉपुलर लैंग्वेज जो कि ऑटोमेशन में यूज हो रही थी। जैसन भी कुछ टूल्स हैं जैसन यूज कर रहे होते हैं, कुछ YAML यूज करते हैं। ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट लिखने में ये लैंग्वेजेस यूज हो रही होती हैं। तो अगेन इट इज़ पॉसिबल क्योंकि कोड बेस टोटली आपके पास डेवलपर के कंट्रोल में है, दैट्स व्हाई यू कैन डू दैट। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इसके बारे में क्या ख्याल है? किस किस्म का डेटा की कलेक्शन हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? जी, क्या ये तो ऐसा से बोलिए, आवाज़ नहीं आई होगी आपको ना, ऐसा बोलते हो यार, मुझे बोला था कि बाकी को भी आवाज़ है। इसमें ये है कि जो डाटा सॉफ्टवेयर चलाते हुए जो डाटा आप यूज़ कर रहे हैं उसमें यूजर की डाटा भी कलेक्ट होता है। इस सर्विस को यूज़ करके अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाया है उसको डिप्लॉय किया है, उसको जब यूजर यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो डाटा मिल रहा है वो भी इसमें कलेक्ट होता है। तो मतलब सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर एनालिसिस बाद में आप रन कर सकते हैं। जो भी डाटा है उसको बेसिकली एक उसको लॉगिंग कहते हैं, सारा डाटा लॉग हो रहा है साथ साथ उसका कलेक्शन। तो आपका यूज़र बिहेवियर हो सकता है, फिर आपके अगर बग्स वगैरह आ रहे हैं, बग से रिलेटेड डेटा आपको हो रहा होता है, कोई एक्सेप्शन आ गई, कोई इस तरह की जो भी कोई क्रिटिकली कोई फ्लॉ आता है, तो फ़ौरन डेटा पीछे जो है ना आप पीछे लॉग हो जाता है। तो आपको जो डेवलपमेंट टीम होती है उनको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं। तो these all are the benefits of when we are using as a software product provider। तो ये समझे कि एक तरह के बेनिफिट्स हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोवाइडर के, कि वो डेटा कलेक्शन उसके लिए आसान है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट उसके लिए आसान है। वो आपको एक ऑप्शन दे सकता है कि आप पहले ट्राई कर लें, बाद में बाय कर लें। फिर है कि बग फिक्सिंग बड़े आराम से कर सकता है। सारा जो है वो कोई अपडेट्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकता है। तो दिस ऑल आर द बेनिफिट्स विच आर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोवाइडर। अब कस्टमर से रिलेटेड क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें नज़र आ रही हैं। तो वन ऑफ द एडवांटेजेस अगर देखें हम, तो मोबाइल, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एक्सेस। तो इट इज़ ऑब्वियस एज अ यूज़र हम वही चीज़ अपनी ईमेल है फॉर एग्जांपल मोबाइल पे भी खोल लेते हैं, लैपटॉप पे भी खोल लेते हैं, डेस्कटॉप पे भी खोल लेते हैं। तो जो क्लाउड सर्विसेज होती है दोज कैन बी ओपन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज फॉर द कस्टमर। डॉकर्स बेसिकली वो प्रोग्रामिंग में आता है ना, तो इसको हम हैं नहीं, हार्डवेयर को वर्चुअल मशीन, छोटी वर्चुअल मशीन, कंटेनर इज स्मॉल वर्चुअल मशीन, छोटी सी वर्चुअल मशीन है। तो वो दैट शुड टेक्निकली फॉल अंडर PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
PASS उस कैटेगरी में फॉल होना चाहिए जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस करते आ रहे हैं। इट शुड फॉल अंडर दैट, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो आपकी वर्चुअल मशीन होती हैं, वो आपकी नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉल करती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो वो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल उसमें आएगा, फिर अगर डॉकर आपने डिप्लॉय करने हैं। लेकिन है कि देखें, बात ये है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर नहीं कर रहे, आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि सबसे नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया सबसे नीचे, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर आगे आ जाती हैं, और आमतौर से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका जो होता है वर्चुअल मशीन का जो होता है हाइपरवाइजर, वो इस जगह पे आ रहा है। यहाँ पे आपकी या तो वर्चुअल मशीन होगी और या फिर डॉकर होगी, तो आपके इसी लेवल पे आएगा, तो इस लेवल पे हाइपरवाइजर बेसिकली चाहिए होता है VM के लिए, ठीक है। और डॉकर के लिए भी डॉकर मैनेजमेंट इंजन होता है, तो डॉकर मैनेजमेंट इंजन भी OS के ऊपर डिप्लॉय होता है, OS पर डिप्लॉय होता है डॉकर मैनेजमेंट सिस्टम यही होता है आपको, और उसके ऊपर आता है। आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह कुछ भी हैं आपके, और जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो आपके PAS में डॉकर से फॉर्म मेरे स्किल के मुताबिक डॉकर। लेकिन इसके मैं इसको पढ़ रहा था, इसको तो उसमें ये भी जिक्र किया हुआ था कि अब इनके दरमियान का जो क्रिस्प बाउंड्री जो है ना वो ब्लर होती है, जो नई नई सर्विसेज आती है तो इसके अंदर क्लियर बाउंड्रीज अब उसको जो है वो getting। अच्छा जी, दूसरी एडवांटेज क्या है? नो अपफ्रंट कॉस्ट फॉर सॉफ्टवेयर और सर्वर्स। तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं या पे एज पर क्लिक करें तो एज अ कस्टमर आपको फायदा है। दैट्स व्हाई इट फॉल्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवांटेज फॉर अ कस्टमर। फिर इमीडिएट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो कस्टमर को भी ये फ़ायदा है कि फ़ौरन उसको अपडेट्स आपको रेगुलर मिल रहे होते हैं, तो उसका हर वक्त आपका जो फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की बात करें, हर वक्त आपको इसका मतलब अपडेटेड पे ही काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, ये ऑफिस 2021 आ गया, फिर 22 आ गया, फिर 23 आ गया, तो आपको साल बाद एक नई अपडेट आती थी कि नया ऑफिस आ गया। अब हर वक्त ही अपडेटेड है ऑफिस 365, जो कंटिन्यूस अपडेट कर रहा है। देन अनदर एडवांटेज इज रिड्यूस्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कॉस्ट। तो उनके लिए, क्योंकि कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हो रही है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो रही है, सॉफ्टवेयर को फिजिकली शिप नहीं करनी, सीडीज़ वगैरह, इसका कोई काम नहीं है कि आपको सीडीज़ बना रहे हों, शिप कर रहे हों, और फिर बीच में जब फिजिकली अपने सीडीज़ वगैरह बेचनी हो तो फिर बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है, कि जिसको देंगे अब अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ते हैं, वो एक पूरी जो है वो चेन बन जाती है, सप्लाई चेन, उससे भी आपकी जान छूट जाती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है? प्राइवेसी रेगुलेशन कंफॉर्मेंस। अब डेटा अगर आपका अपना पर्सनल डेटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है? क्लाउड पे। उसका मतलब है कि अगर हो सकता है ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो क्रिटिकल है, या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं कि यार ये शुड नॉट बी विद एनी वेंडर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो है ये प्राइवेसी के मसले हो सकते हैं इसके अंदर। नेटवर्क के कंस्ट्रेंट और सिक्योरिटी कंसर्न्स। नेटवर्क कंस्ट्रेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? किस किस्म कंस्ट्रेंट्स कब हो सकते हैं? सर अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो इसकी कनेक्शन जो है इंटरनेट के थ्रू आपको डाटा आ रहा है, तो अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन इफेक्ट होगा तो नेटवर्क की स्पीड आएगा, तो आपको
जैसे अगर MATLAB में कोई जैसे जैसे मैं अटेंडेंस करने लगता हूँ तो issue कलम बैठ जाता है, तो वो बड़ी अच्छी एग्जांपल है नेटवर्क कंस्ट्रेंट की। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, क्योंकि डेटा आपके पास तो नहीं है, देयर इज सम थर्ड पार्टी जो कि आपका डेटा जिसने रखा हुआ है, तो डेटा आपका ब्रीच हो सकता है। और आपको पता ही है व्हाट्सएप का डेटा और ये वो जो आजकल कहानी चल रही है, तो ये दीज आर सम ऑफ दी कंसर्न्स। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर अपडेट्स। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जितनी अपडेट आ गई मैं अगली अपडेट रोकना चाहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रोक सकें, फोर्स कर सकते हैं आप क्लाउड वेंडर की आपने अपडेट लेनी है कि नहीं लेनी है। ठीक है, वो आपको ब्लॉक कर सकता है कि जी अगर आप आपने अपडेट ना किया तो आप आगे नहीं चल सकते, उसके उससे इख्तियार में है। तो ये जो कंट्रोल है, अपडेटेड वर्जन आपने यूज़ करना है या पुराना यूज़ करना है, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। सर्विस लॉक इन। सर्विस लॉक इन की कोई एग्जांपल? एक सर्विस आपने ले ली क्लाउड पे और आपने सारा डेटा डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, तो उसके बाद तो फिर ऐसी है जैसे शादी हो गई है, यही कहा जाता है कि जी आपने वैसे भी ये सॉफ्टवेयर के मुतालिक ये बात की जाती है कि ये सॉफ्टवेयर किसी वेंडर से आपने एक दफ़ा इंगेज हो गए, अपना उसका सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दिया, डेटा अपना सारा डाल दिया, ये समझ लें फिर आप उससे जान नहीं छोड़ सकती आपकी फिर उसे जान नहीं छोड़ सकती आपकी, फिर आपने साथ चलना है। तो यही है यहाँ पे भी, इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल। अगर आप कोई डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर लेते हैं और उसको एक्सटेंसिवली अगर आप उसमें अपना सारा डेटा डाल दिया और उसको एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से लीगेसी एप्लीकेशंस का भी कॉन्सेप्ट आया है कि आप उन एप्लीकेशन से जान नहीं छुड़ा सकते लीगेसी एप्लीकेशन से, इसलिए आप उन एप्लीकेशंस को लेके चलना पड़ता है आपको। डेटा एक्सचेंज। डेटा एक्सचेंज का क्या कंसर्न हो सकता है? ये किस किस्म की डिसएडवांटेज हो सकती है? तो सिक्योरिटी से तो नहीं है, आपका डाटा जो है कहीं पे जाना तो डाटा एक्सचेंज होगा, इसी तरह आप प्रोटेक्ट करना, तो वो उसको कैसे मैनेज। डेटा एक्सचेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कहते हैं यार नाराज़ हो गए हैं आप जीमेल, कहते हैं जी मैंने जितना ड्राइव पे पड़ा है डेटा मैंने वन ड्राइव पे शिफ्ट करना है, ठीक है, तो फिर आप डायरेक्टली तो आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन कि आप वहाँ से आप वन ड्राइव पे लेके जाएं, या तो डाउनलोड करेंगे फिर दोबारा अपलोड करेंगे तो फिर आप फिर कर लें। तो इसलिए आपको अगर डेटा एक्सचेंज करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर डिपेंडेंट ऑन द वेंडर कि वो आपको वो कोई ऐसी एपीआई देता है जो आप फिर किसी और वेंडर या किसी और जगह पे वो डेटा आपको ना लेके जा सकें या ना लेके जा सकें। तो उसमें कई दफ़ा बड़े सीरियस कंसर्न भी हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं कि डेटा आप वहाँ से आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाए। इट इज़ वन वेरी मच पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल कुछ डेटा आपका डेटा बेसिस के अंदर पड़ा हुआ है, तो अगर वो डेटा बेसिस डाउनलोड करने की वेंडर वो कहे जी आप बैकअप ले सकते हैं लेकिन क्लाउड के ऊपर ही ले सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते बैकअप, तो फिर आप फंस सकते हैं। So these are some of the concerns which may affect the customer. अच्छा, अब एसएएस में डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट के इश्यूज भी हो सकते हैं। जैसे कंफॉर्मेंस टू रेगुलेशंस फॉर वेरियस रीजन। होता यह है कि ईयू में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड, ठीक है, डेटा आप एक्सपोज नहीं कर सकते किसी को, स्पेशली मेडिकल का डेटा और बाकी डेटा, उसमें वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस हैं। और हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन ऐसी हो, तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं आप, तो आपके लिए यहाँ पे वो रूल्स एप्लीकेबल ना हों, लेकिन अगर आप यूरोप में आपके डेटा सर्वर डिप्लॉयड हैं तो उनके डेटा सर्वर फिर यूरोप के मुताबिक आपको सर्विसेज दे रहे होंगे। अगर आपको पाकिस्तान के मुताबिक सर्विस चाहिए तो शायद आपको यूरोप वाला सूट ना करे, क्योंकि वो डेटा प्राइवेसी, तो जहाँ पे सर्वर्स डिप्लॉयड होते हैं उस कंट्री के रेगुलेशंस जो है वो मैटर करते हैं वो।
कि आपको डेटा किस किस्म का आप वहाँ पे रख सकते हैं और किस किस्म का डेटा फैच कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र इश्यूज ऑन स्लोअर नेटवर्क्स। अब नेटवर्क स्लो हो गया और आपको अगर हैवी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था, एप्लीकेशन कोई इस किस्म की है आपकी, फॉर एग्जाम्पल इमेजेस हैं या वीडियोज़ हैं डाउनलोड हो रही हैं या कुछ और हो रहा है, तो वो फिर आपके अगर स्लो नेटवर्क होंगे तो देन देयर माइट बी इश्यूज फॉर यू। डेटा सिक्योरिटी इश्यूज फॉर सेंसिटिव डेटा, तो डेटा क्योंकि आपका थर्ड पार्टी के पास है तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम। डेटा एक्सचेंज बिटवीन क्लाउड वेंडर्स, ये तकरीबन चीज़ें रिपीट ही हो गई हैं, ये वाली नीचे वाली ना। डिसएडवांटेजेस ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं ये। अच्छा जी, डिज़ाइन इश्यूज। डिज़ाइन इश्यूज जो हैं, देयर आर 4 kind of issues which are related to the design of software as a service. अगर हम बात करें लोकल एंड रिमोट प्रोसेसिंग, जब कोई आप सॉफ्टवेयर क्लाउड प्रोसेसिंग के लिए प्लान कर रहे होते हैं तो आपने 2 चीज़ें देखनी होती हैं कि आपने विच पार्ट ऑफ योर डेटा विल बी प्रोसेस्ड लोकली। मे बी आप मोबाइल ऐप पे काम कर रहे हैं तो कुछ काम आपका मोबाइल पे हो रहा होगा या डेस्कटॉप पे काम करना है, उसके बाद आपने अपलोड करना है, तो कौन सा डेटा आपका लोकली प्रोसेस होगा और कौन सा डेटा आपका रिमोटली प्रोसेस होगा। तो ये इट्स क्रिटिकल डिज़ाइन इशू कि जब आप क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये आपने डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन खोलें, वर्ड वगैरह, तो वो आपको एक ऑप्शन दे रहा होता है कि जी आपने इसको डेस्कटॉप पे खोलना है या रिमोटली ओपन करना है इन्वायरमेंट में। ऑब्वियसली डेस्कटॉप में आप ज़्यादा फास्ट काम कर लेते हैं, आपको नेटवर्क के इश्यूज नहीं होते, इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन है कि आप रिमोट प्रोसेसिंग और लोकल प्रोसेसिंग दोनों दी हुई हैं। लेकिन कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि आप लोकली उस पर काम नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये जो क्लाउड, ये जो गूगल का है, गूगल का तो लोकल नहीं है ना अवेलेबल, उसको आपको रिमोटली काम करना पड़ता है। जो शीट है, गूगल डॉक्स जो है वो आपको उसको ब्राउज़र पे काम करना पड़ता है, वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इतना मज़े का नहीं होता जैसे आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हैं वर्ड में। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं, दोज आर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड वंस यू आर डिज़ाइनिंग योर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके बाद एक और जो कंसर्न है दैट इज रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन जो है वो 2 तरह की हो सकती है कि आपकी पूरा एक फ्रेमवर्क ऑथेंटिकेशन का कुछ बनाएं और यूजर को रजिस्टर करें और फिर उसको लॉगिन कराएं। दूसरा हो सकता है फेडरेटेड फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन। 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास और आमतौर से एप्लीकेशन दोनों ऑफर कर रही होती हैं, लेकिन अगर कौन अपना एप्लीकेशन करेगी तो मतलब ये है कि यूजर को अपना यूजर नेम पासवर्ड, एक और यूजर नेम पासवर्ड ध्यान जाते हैं, कहते हैं रजिस्टर करें, तो पता चलता है कि आपके जो है ना वो पासवर्ड मैनेजर में कोई 150 यूजर नेम पासवर्ड पड़े हुए हैं। तो ये एक अगर आप इस ऑप्शन में जाते हैं तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि यूजर कई बार इंडिकेट होता है यार सिक्योरिटी क्रिटिकल एप्लीकेशन है नहीं है, मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड सेपरेट रिकॉर्ड क्रिएट करूँ। तो दैट कम्स सी फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन। आप कहते हैं गूगल के जरिए आप ऑथेंटिकेट कर लें या फेसबुक से ऑथेंटिकेट कर लें, तो ये आपके पब्लिक फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप गूगल आपको ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है। लेकिन है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप नस में हैं तो नस कैन क्रिएट सच टाइप ऑफ सिस्टम कि जब नस जब आप नस इज रजिस्टर्ड विद सम एप्लीकेशन और यूजर ने अपना नस का क्रेडेंशियल डालने हैं और वो आपको ऑथेंटिकेट करवाएगी इसके एप्लीकेशन के बाद, क्योंकि नस का और उसका आपस में एक रिलेशन को पता है कि जितने यूजर आएंगे तो मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, आप उसको एक्सेस करेंगे।
इसका मतलब नहीं है, जो application जैसी है हमारी ऑफिस 365 में भी ऐसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो ये आजकल जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इसमें फॉलो आमतौर से मॉडर्न एप्लीकेशन में होता है कि आप दोनों आपको दे रहे होते हैं जो आप चूज़ करें, लेकिन कई जगह जब ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं तो फिर आपको लाजमी फेडरेटेड पे जाना पड़ता है अगर आपने फ्री सर्विसेज लेनी है। इसके बाद इंफॉर्मेशन लीकेज। अब इंफॉर्मेशन लीकेज का इशू जो है दैट इज़ अ कंसर्न, डिज़ाइन कंसर्न, क्योंकि आप मल्टीपल यूज़र्स कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहे होंगे, अगर जीमेल की मैं बात करूँ, जीमेल की मैं बात करूँ या कोई भी, तो बहुत से उनके सर्वर्स पे लोग पड़े हुए हैं, तो और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, तो देर आर चांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लीकेज। मैं एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल बताऊं जो मेरे साथ है, मैं अभी रिजॉल्व नहीं कर सका इसको। मेरा ईमेल एड्रेस है फारूक.आप, ठीक है, एक ईमेल मिल गया मेरे नाम से, तो मैंने बना दिया 20 साल पहले, ठीक है, लेकिन मुझे किसी ये ईमेल भी आ रही है फारूक.आप, तो यार डॉट बड़ी भी आ रही है कई दफ़ा अब मुझे समझ नहीं आई वो कहाँ पे, मैं ना कोई मुझे वहाँ जीमेल पे मिल रहा है कोई मतलब उसको करने का, वो जो मुझे ईमेल करता है मैं उसको वापस अप्लाई कर देता हूँ कि जी ये ईमेल गलत है आपकी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर ही जाती रहती है। और ये कोई इंडियन है ये कोई इंडियन है, ये पढ़ा लिखा टाइप को बंदा है, पता नहीं, लेकिन इसका एरिया कुछ और है, पता नहीं केमिस्ट्री या पता नहीं क्या है। तो ये देखिए इस तरह के इश्यूज, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ, इसे कई दफ़ा बैंक स्टेटमेंट भी आ जाती है मेरे पास, ठीक है, कभी उसने लोन लिया होता है, वो वार्निंग भी आई होती है कि जमा कराएं वो हैं? नहीं ये तो नहीं कर रहा, वो तो कोई बैंक से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो मैं देखता हूँ तो ईमेल एड्रेस डिफरेंट होता है, फ्रॉड नहीं होता। उसका पता नहीं क्या होगा, यूजर मैं हल नहीं कर सकूंगा क्योंकि अकाउंट एक्सेस नहीं मैं हल कर सकता, क्योंकि उसका पासवर्ड चाहिए, मुझे पासवर्ड भी चाहिए ना उसका, तो आपको बारीक काम आता हो तो मुझे नहीं पता यार कोई मेरे ख्याल में पासवर्ड चाहिए होगा। अच्छा जी, तो हम यहाँ ब्रेक लगाते हैं कि मल्टी टेनेंट मल्टी इंस्टेंस फिर आगे एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे फिर मगरिब की नमाज के बाद। क्या टाइम है, 6:51 है, तो बस 7 आधा घंटा 7:20 बन जाएगा, 30 कर लें, चलें मज़े करें। अच्छा जी, ये इसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली थी, लोकल रिमोट प्रोसेसिंग को डिस्कस कर लिया था हमने, ऑथेंटिकेशन डिस्कस कर ली थी, इंफॉर्मेशन लीकेज। नाउ we are going to discuss multi-tenant and multi-instance database management. So let's move multi-tenant versus multi-instance systems. एक क्लाउड में ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है डिज़ाइन में कि आपने जो डेटाबेसेस यूज़ करनी है, डेटाबेसेस तो यूज़ होती हैं डायनामिक साइट्स जो भी बनती हैं, तो उसमें डेटाबेसेस आपने कौन सी यूज़ करनी है, मल्टी टेनेंट बेस्ड डिज़ाइन बनाना है आपने या मल्टी इंस्टेंस बेस्ड डिज़ाइन बनाना है। सो व्हाट इज़ दैट, इसको आप देखते हैं। Okay, multi-tenant architecture. In multi-tenant architecture, single instance of software application serves multiple customers or
टेनेंट्स, एक बंद हो जाएगा, एक करीब करीब करके करेंगे। हो गया? बिल्कुल करीब करके, बाकी पंपों से दूर। क्या हुआ? आप लोगों का बंद हो गया? थोड़ा दूर करके उधर पीछे जाके करो उसको। हाँ, अच्छा जी, मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में क्या होता है? जैसे टीम के एक सिंगल मिस्टर या मल्टीपल कस्टमर्स को ट्रेडिंग नहीं, ये बेसिकली जो है ना डेटा से रिलेटेड इशू है, आगे मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि वी आर गोइंग टू यूज स्पेशली डेटा बेसिस जो है ना, उससे कॉन्टेक्स्ट में है ये कि जो आपने डेटा रखना है वो किसी के रखना है। एक डेटाबेस में रखना है सारे क्लाइंट का डेटा, तो दैट विल बी मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर फॉर योर डेटा। लेकिन अगर आपने हर एक के लिए, हर क्लाइंट के लिए सेपरेट डेटाबेस बनानी है या डेटा रिपोजिटरी बनानी है, तो उसे हम कहेंगे मल्टी इंस्टेंस आर्किटेक्चर। तो हम पहले मल्टी टेनेंट को देखते हैं जिसमें एक इंस्टेंस यूज होगा। There is a single database schema defined for by SAS that is shared by all the systems users. यानी अगर डेटा आप रख रहे हैं तो सब कॉमन एक ही डेटाबेस यूज करेंगे, लेकिन हर एक का अपना अपना रोज होंगी, हर एक की अपनी अपनी रोज होंगी, डेटाबेस एक होगी, तो इट विल सिंगल इंस्टेंस बट मल्टी टेनेंट सिस्टम। आइटम्स इन डेटाबेस आर टैग्ड विद टेनेंट आइडेंटिफायर। अब रोज को आइडेंटिफाई करने के लिए हर रोज के साथ आप टेनेंट की आईडी डाल देंगे। डेटाबेस एक्सेस सॉफ्टवेयर यूजेस दिस टेनेंट आइडेंटिफायर टू प्रोवाइड लॉजिकल आइसोलेशन। तब उस टेनेंट आईडी पे आप फिल्टर करके हर टेनेंट का डेटा सेपरेट कर लेंगे, उसके सेपरेट व्यू क्रिएट कर लेंगे डेटाबेस के। लेकिन फिजिकल टेबल जो होगा वो एक ही होगा, आप सेपरेट व्यूज क्रिएट कर लेंगे हर एक के। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है देयर इज अ सेपरेट फील्ड टेनेंट के नाम से, इसके अंदर टेनेंट आईडी पड़ी हुई है। तो अगर आप देखें तो टेनेंट आईडी T50516 की कितनी रोज हैं इसके अंदर? T516 की कितनी रोज हैं इसके अंदर? कितनी रोज है? नजर आ रही है तीनों रोज कि नहीं आ रही? क्योंकि आपको भी नजर आ रही है, 3 रोज हैं, ठीक है। और टेनेंट 516 की कितनी रोज हैं? 516 की तो हमने देख ली है, ठीक है। 632 की एक ही है, अब ठीक हो गया। तो हमने किया क्या कि हमने डेटा रखा हुआ है, कीज आ रही है, आइटम, स्टॉक, सप्लायर, ऑर्डर, लेकिन है कि आपने हर इसमें क्योंकि डेटाबेस एक ही है, तो अब हमने बाइफरकेशन करनी है कि कौन सा डेटा किस टेनेंट से रिलेटेड है। तो उसकी वजह से हमने हर रो के साथ टेनेंट आईडी लगा दी है, ताकि हर टेनेंट अपने ही डेटा पे काम, क्योंकि उसका डेटा फिल्टर हो जाएगा उसकी आईडी पे, तो हर जो टेनेंट है वो अपने ही डेटा पे काम करेगा। अगर डेटा क्रिएट करेगा तो साथ ही नई आईडी क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी टेनेंट डेटाबेस विच इज अ सिंगल इंस्टेंस बट इट इज हैंडलिंग मल्टीपल टेनेंट्स और कस्टमर्स। अब इस तरह के आर्किटेक्चर की एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? पहली एडवांटेज है कि सैस प्रोवाइडर जो कि जिसने ये डेटाबेस बनाई होगी,
कैन कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि डेटाबेस एक है तो एक डेटाबेस को हैंडल करना, ऑप्टिमाइज करना वो आपके लिए आसान हो जाता है. इट सिंप्लीफाइज द सिक्योरिटी मैनेजमेंट ड्यू टू सिंगल इंस्टेंस. तो क्योंकि एक ही इंस्टेंस को अपनी की सिक्योरिटी मैनेज करनी है तो आपके लिए एक इंस्टेंस को उसकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट करनी आपके लिए रिलेटिवली आसान होगी, बजाय से कि थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंसेस हों, थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेसेस हों, तो उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना मुश्किल होगा, जबकि एक ही डेटाबेस को मैनेज करना आपके लिए आसान होगा. तीसरी चीज़ है ईजियर अपडेट मैनेजमेंट फॉर ऑल टेनेंट्स ड्यू टू सिंगल इंस्टेंस. अगेन क्योंकि इंस्टेंस एक है तो अगर आपने कोई उसमें अपडेट करनी है, कोई डेटाबेस में कोई नया वर्जन लेकर आना है, तो आप क्योंकि एक इंस्टेंस है तो आपने फॉर एग्जांपल नई फील्ड क्रिएट करनी है आपने, तो आप के लिए ये काम करना, डेटाबेस को अपडेट करना, कोई उससे रिलेटेड जो फ्रंट एंड है उसको अपडेट करना आपके लिए रिलेटिवली आसान होगा. अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं इसकी? इन फ्लेक्सिबिलिटी इन कस्टमाइजिंग द स्कीमा फॉर डिफरेंट टेनेंट्स. अब एक टेनेंट कहता है मुझे तो ये कॉलम नहीं चाहिए, कोई और कॉलम चाहिए, देन इट्स अ प्रॉब्लम. वो अगर टेनेंट की स्कीमा की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो फिर ये वाला आर्किटेक्चर पे काम नहीं कर सकते आप, इट विल बी अ प्रॉब्लम. सेकेंडली पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच ड्यू टू डेटा लीकेज. डेटा लीकेज की एग्जांपल मैंने आपको बताई है, इस तरह की कोई इशू हो सकता है, मे भी कोई बग सॉफ्टवेयर में बग की वजह से पता चले एक टेनेंट की आईडी दूसरे को असाइन हो गई है किसी रो में, तो इस तरह के ब्रीचेस बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर बग्स हो सकते हैं. तो इसमें लीकेज के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ जस्ट स्मॉलर बग्स. आईडी सही असाइन नहीं की आपने तो दूसरे को आपकी डेटा विजिबल हो सकता है. थर्ड, कम्प्लेक्स मैनेजमेंट एंड इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ बग्स. तो क्योंकि रोज़ आपकी जो है डेटा वाइज मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है एक ही डेटाबेस में आपके थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स पड़े हों, और अगर कोई सॉफ्टवेयर की बग प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की तो बग्स उसमें हो सकते हैं. रो असाइन प्रॉपरली आपने फिल्टर आउट नहीं किया या कुछ और इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं. तो दिस कुड बी वन ऑफ द डिसएडवांटेज. अब जब हमने ये पीछे बात की है कि जी इन फ्लेक्सिबिलिटी इन कस्टमाइजिंग, तो कस्टमाइजिंग की किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कस्टमर की? दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है कि बिजनेसेस में वांट यूजर्स टू ऑथेंटिकेट यूजिंग देयर बिजनेस क्रेडेंशियल्स. तो हर यूज़र की ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है. कोई कहेगा जी बिजनेस क्रेडेंशियल से हो, कोई कहेगा इंडिविजुअल यूज़र के लिहाज से हो, कोई कहेगा कोई और मेरे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कोई एसएसएल चाह रहा है, कोई आपकी डबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाह रहा है. तो इस तरह अगर ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी तो फिर उस चीज़ को मैनेज करना मुश्किल होगा. सेकंड, ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं. बिजनेसेस में वांट यूज़र इंटरफेस दैट इज़ ब्रांडेड टू रिफ्लेक्ट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन. तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई फ्रंट एंड हो, लेकिन फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट ब्रांडिंग की वजह से आपको सेपरेट फील्ड्स क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट हो डेटाबेसेस में. तो अगर ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट डिफर करें तो आपकी अंडरलाइन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो सकती हैं, तो फिर वो देन इट विल बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस आर्किटेक्चर. तीसरा आ गया बिजनेस रूल्स. बिजनेस रूल्स में businesses may want to be able to define their own business rules and workflows. तो अगर बिजनेस रूल्स और वर्कफ्लोज भी डिफरेंट हैं, अगेन फिर ये सिंगल डेटाबेस पे काम नहीं चल सकता आपका. डेटा स्कीमास, बिजनेस may want to be able to extend the standard model. तो अगर वो स्कीमा में को एक्सटेंड करना चाहते हैं, कहते हैं हमें एडिशनल डेटा भी सेव करना है, तो आपने तो फिक्स कर दिया है नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो वो फिर कम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाएगी इस तरह के आर्किटेक्चर में. फिर एक्सेस कंट्रोल की रिक्वायरमेंट दो तरह की हो सकती है कि आप कि आप सिंगल यूजर बेस एक्सेस देना चाहते हैं, सिंगल यूजर बेस एक्सेस देना चाहते हैं, या आप ग्रुप बेस एक्सेस देना चाहते हैं. ग्रुप बेस एक्सेस
ग्रुप बेस्ड एक्सेस में होता है कि आप हर ग्रुप को मल्टीपल यूजर असाइन कर देते हैं। तो आप जैसे ग्रुप को राइट्स देते हैं तो जो यूजर्स उस ग्रुप में डले थे उनको कोई राइट्स नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि आपके जो सिस्टम एडमिन होता है उसके लिए एक्सेस कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो आमतौर से आप ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सारे आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं तो उनका एक ग्रुप बना लेंगे, आप उनको फाइनेंस रिलेटेड सारे राइट्स दे देंगे। तो वजह से आप होंगे फॉर एग्जाम्पल 100 यूजर हैं, अब 100 यूजर एक एक यूजर को बैठ के राइट्स देना तो मुश्किल होता है। तो आपने ग्रुप बना के ग्रुप को राइट देते हैं तो वो जो यूजर्स को राइट्स मिलते हैं। तो आपकी बहुत सारी एक्सेस राइट्स की मैनेजमेंट हो रही होती है। सिंगल यूजर बेस है, ग्रुप बेस है। तो ये फिर आपकी अगर हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कोई कहता है ग्रुप बेस हो, कोई कहे क्लाइंट बेस हो, तो जब एक्सेस राइट्स मैकेनिज्म डिफरेंट होंगे तो फिर इस तरह के आर्किटेक्चर में काम आपका मामला कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ये फॉर एग्जांपल ये एक आइडिया दे रहा है कि जब आप आमतौर से जब यूज़र इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप ग्रुप लेवल पे आप ग्रुप के बजाय, जैसे मैंने टर्म ग्रुप की यूज़ की है, यहाँ पे टर्म यूज़ होगी प्रोफाइल। डिफरेंट प्रोफाइल बना रहे हैं, इनके अंदर ग्रुप की बना रहे हैं और वो उन प्रोफाइल्स को या उन ग्रुप्स को आप यूज़र असाइन करते हैं। तो दिस इज ए मैकेनिज्म कि ये CO1 प्रोफाइल के 3 यूज़र हैं, CO6 के 2 यूज़र हैं, CO4 के 4 हैं, CO3 के 3 हैं। सो वी कैन असाइन डिफरेंट यूज़र टू डिफरेंट प्रोफाइल। सो हम फिर क्या करते हैं कि जब एक्सेस देते हैं तो हम प्रोफाइल को दे देते हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी इस तरीके से ये मैकेनिज्म चल रहा होता है। अब अगर कोई क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जी हमें वी नीड अ डिफरेंट सेट ऑफ कॉलम्स, हमारा स्कीमा डिफरेंट होना चाहिए। फिर जब कॉलम की बात आती है तो कॉलम की डेटाबेसिस के अंदर डेटा टाइप्स भी होती है, इंटीजर डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, डेट डेटा टाइप, सब डिफरेंट टाइप डेटा टाइप्स भी होती हैं। तो अगर तो क्लाइंट्स की डिफरेंट स्कीमा की रिक्वायरमेंट्स है तो उसको फिर एक तो कम्प्लेक्स काम है, लेकिन है उसको मैनेज किया जा सकता है। उसको मैनेज करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एक्स्ट्रा फील्ड्स बहुत सारी डाल दें। तो एक्स्ट्रा फील्ड किसी को क्लाइंट को चाहिए तो वो फिर उन फील्ड में से कोई फील्ड या कॉलम उसको असाइन कर देंगे, जी ठीक है अब आप अपना डेटा यहाँ पे डाल लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक्सटेंशन टेबल्स, सेपरेट टेबल्स एक्स्ट्रा स्कीमा के लिए क्रिएट कर सकते हैं और उससे और ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। बहरहाल इट इज़ वन वे टू वन वर्क राउंड टू हैंडल डिफरेंट स्कीमा रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्लाइंट। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमने एडिशनल फील्ड्स डाली हैं तो आपको नजर आ रहा है कि राइट साइड पे 3 हमने एडिशनल फील्ड्स डाल दी हैं। अब फॉर एग्जांपल टेनेंट 516 कहता है जी मुझे 2 फील्ड एक्स्ट्रा चाहिए, मैं कुछ और भी डेटा डालना है, तो आप उसको एक्सटेंशन 1 एक्सटेंशन 2 फील्ड असाइन कर सकते हैं कि ठीक है उसमें आप अपना डेटा डाल लें। लेकिन है कि जब आप डेटाबेस में फील्ड्स क्रिएट करते हैं तो उनकी डेटा टाइप आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है, फिक्स करनी पड़ती है। तो फिर ये डेटा टाइप्स के इश्यूज फिर भी आ सकते हैं। एक तरीका ये होता है डेटा टाइप्स के इश्यूज को हैंडल करने का कि आप कहें जी हर चीज़ एज अ स्ट्रिंग डाल दें, डेट है वो भी एज अ स्ट्रिंग डाल दें, इंटीजर भी एज अ स्ट्रिंग डाल दें, आप स्ट्रिंग को भी स्ट्रिंग डाल दें, फ्लोट को भी स्ट्रिंग डाल दें। लेकिन है कि फिर आपको इशू ये होगा कि आपको आपको जब आप फेच करेंगे डेटा को उस और जब आप डेटा सेव करेंगे तो आप कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, और जब फेच करेंगे तो उसको फिर अलग से आपको फिर उसको डेटा टाइप में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जाके उसको आप यूज़ करेंगे। तो इस तरह के आपकी वो कम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी, उन कम्प्लेक्सिटी का फिर आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे एडिशनल फील्ड्स की जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो हाउ मेनी एक्स्ट्रा कॉलम्स यू शुड इंक्लूड। आप फॉर एग्जांपल आप इनिशियली डिज़ाइन करते हैं 100 कॉलम्स एक्स्ट्रा डाल दिए, अब कोई क्लाइंट कहेगा 3 चाहिए, किसी को 4 चाहिए, इसका मतलब है कि हर रो के अगेंस्ट वो कॉलम पड़े हुए ना। तो आपकी
इसमें बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी के पता नहीं कौन सा क्लाइंट कितने फील्ड्स एक्स्ट्रा मांग ले, तो आपको बहुत सारी डेटाबेस में स्पेस ज़ाया होगी, आपकी स्पेस बहुत सारी ज़ाया होगी डेटाबेस के अंदर, कि आपने फॉर एग्जांपल 100 कॉलम्स क्रिएट कर लिए, कोई 3 यूज़ कर रहा है, कोई 4 यूज़ कर रहा है, कोई 50 यूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी हर रो के अगेंस्ट वो नंबर ऑफ कॉलम फ्री जा रहे होंगे, तो आपकी जो स्पेस है वो ज़ाया हो रही होगी। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। वही नीचे वेस्टेज ऑफ स्पेस भी लिखा हुआ है इसी वजह से। नीड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स। अब कॉलम की डेटा टाइप का इशू हो सकता है, कुछ स्ट्रिंग है, डेट है, इंटीजर है, उसके लिए फिर आपको कन्वर्जन का सॉफ्टवेयर साथ इम्बेड करना पड़ेगा, जिस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है दैट में इंक्रीज। सेकंड जो मेथड है दैट इज यूजिंग एक्सटेंशन टेबल्स। एक्सटेंशन टेबल का मतलब इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी एक्स्ट्रा स्पेस आया नहीं होगी। तो आपने जो कॉलम्स आपने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली क्रिएट किए हैं, आप ये डेटा हॉरिजॉन्टली रखना शुरू कर दें, कॉलम का डेटा हॉरिजॉन्टली रखना शुरू कर दें। उससे होगा कि आपकी स्पेस आया नहीं होगी, लेकिन आपकी नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी आपकी एक्स्ट्रा स्पेस आया नहीं होगी। आप इस तरीके से डेटा को वर्टिकली अरेंज करेंगे। वो कैसे हो सकता है, आगे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें टेबल है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। टेबल 1 में हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा फील्ड सिर्फ डाली है। जो मेन टेबल है उसके अंदर हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा फील्ड डाली है, ये यहाँ से हमें पॉइंटर देगी। तो हमने कहा जी ये जो T1 जो T51 को है उसको जो है एक्सटेंशन है E123। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि E123 एक्सटेंशन में हमने 3 कॉलम दे दिए हैं, सिर्फ हमने 3 कॉलम बनाए, 3 से ज़्यादा कॉलम नहीं बनाए। तो अब ये क्या हुआ कि ये टेनेंट 516 के साथ ये लिंक हो गया। अब इसकी E123 दोबारा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी टेनेंट 516 का डेटा है, और ये अगला डेटा जो है ये भी इसी टेनेंट का डेटा है। तो हमने क्या किया कि इस टेनेंट की डेटा की 3 रोज आ गई हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज डाली हुई है हमने, एक वैल्यू ये डाली है, ये एक वैल्यू ये डाली है, लेकिन है कि ये वैल्यू किस चीज़ की है, इसका कहीं मेटा डेटा भी हमें स्टोर करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और टेबल बनाते हैं। ये टेबल 1 है। तो टेबल 1 में हमने अगर देखेंगे तो टेनेंट 516 के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि इसका जब भी डेटा डलेगा तो पहली जो रो होगी वो लोकेशन की होगी, तो इसका मतलब है कि ये लोकेशन का डेटा है। दूसरी जो रो होगी वो होगी वेट की, तो ये वेट का डेटा है। तीसरी रो जो होगी वो फ्रजाइल की रो होगी, और ये फ्रजाइल का डेटा है। तो रो का नाम जितने भी हमने, अगर फॉर एग्जाम्पल ये कहता है 4 मैंने कॉलम यूज़ करने हैं, 4 मैंने कॉलम यूज़ करने हैं, तो आप उसके 4 का सेट बन जाएगा। जैसे नीचे T62 है, ये इसमें 2 कॉलम यूज़ करने हैं, तो इसके हमने 2 कॉलम्स डिफाइन किया। तो टेबल 2 बेसिकली मेटा डेटा डिफाइन कर रहा है, डेटा अबाउट डेटा के किस टाइप का डेटा उसको चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, उन कॉलम्स की डेटा टाइप क्या होगी। अगर आपको डेटा टाइप भी नज़र आ रही है, लोकेशन की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, वेट की डेटा टाइप इंटीजर है, फ्रजाइल की डेटा टाइप बूलियन है। डॉट कहाँ से, ये डेटाबेस में एसक्यूएल चल रही होती है, ये मॉडल नहीं है। वो एसक्यूएल की अपनी सिंटैक्स होता है, उससे फैच हो जाती है, अपना सिंटैक्स होगा एसक्यूएल का, ये एसक्यूएल सिंटैक्स चलेगा। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि एक टेबल है जो कि जितने उसको नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए वो डिफाइन हो रहे हैं यहाँ पे। T1 516 को 3 कॉलम चाहिए, लोकेशन, वेट, फ्रजाइल, उसकी डेटा टाइप भी यहाँ पे डिफाइन कर दी हमने। और फिर ये जो T632 है इसको 2 कॉलम चाहिए,
उनका नाम ये है, डेटा टाइप ये है, T973 को सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए। तो वेरिएबल कॉलम्स की रिक्वायरमेंट्स को या वेरिएबल स्कीमा को हम इस तरीके से एक्सटेंशन टेबल्स के थ्रू दो एक्स्ट्रा टेबल बनाए हैं। एक टेबल मेटा डेटा बता रहा है और एक डेटा में वैल्यू डाल रहे हैं। एक में हम फील्ड का नाम और डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं, फील्ड नेम एंड डेटा टाइप, और दूसरे में उसकी वैल्यूज डाल रहे हैं। तो इसके जब भी डेटा आएगा इसका 3 कॉलम आएंगे और उसमें वैल्यू डली होगी। ये जब T632 है, इसका डेटा जब भी आएगा दो दो कॉलम्स का डेटा है, तो ये 2 रो जब भी हो, 2 क्रिएट होंगे, 2 ही रो क्रिएट होंगे इसकी। तो इस तरीके से इसका इट्स अ वर्क अराउंड। इसमें आप स्पेस बचेगी आपकी, लेकिन आपकी एसक्यूएल कम्प्लेक्स होगी। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोग्रामेटिकली जब इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, जब भी मेन काम सादा नहीं होगा। टेबल रन में डेटा में होगा तो साथ दोनों टेबल का होगा। हाँ, पहले वो देखना पड़ेगा डेटा टाइप क्या है। अब यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ये डेट है, डेट को एज अ स्ट्रिंग सेव किया हुआ है, तो यहाँ से देखेगा कि डेटा टाइप कौन सी है, उसके मुताबिक वो कन्वर्टर यूज करके उसको डेट में कन्वर्ट करेगा। तो आपकी ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो मतलब है बात यह है कि अगर सिंगल इंस्टेंस मल्टी टेनेंट डेटाबेसेस अपने यूज़ करनी है तो आपको इन इश्यूज़ का आइडिया होना चाहिए कि ये इस तरह के इश्यूज फेस कर सकते हैं आप लोग, और उनको जो एक अवेलेबल मेथड हैं, क्या मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी में मल्टी लेवल एक्सेस कंट्रोल का अगर इशू आ जाए, यानी कि ग्रुप लेवल एक्सेस और इंडिविजुअल लेवल एक्सेस, जिसको हम मल्टी लेवल एक्सेस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक्सेस चाहिए या आपको प्रोफाइल लेवल। अब इसमें देखिए 3 लेवल हो गए। एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक्सेस हो सकता है, एक आपका ग्रुप लेवल या प्रोफाइल लेवल एक्सेस हो सकता है, एक आपका यूजर लेवल एक्सेस हो सकता है। तो इट इज ये मल्टी लेवल है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल किस ऑर्गेनाइजेशन को अपना डेटा अवेलेबल है। अब वो चीजें हैंडल करनी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो हमने एग्जांपल सिर्फ यूजर लेवल की है। अब में भी हम एक और लेवल क्रिएट करेंगे प्रोफाइल का, ताकि प्रोफाइल लेवल पे फिल्टर लग सके। फिर में भी हम एक और कॉलम क्रिएट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम डेटा को फिल्टर आउट कर सके। तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी मल्टी एक्सेस कंट्रोल अगर अचीव करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाएगी। दूसरी इंक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। Encryption of data reassures corporate users that during system failure their data cannot be viewed by people from other companies. अब हर टेनर ये कह सकता है कि मेरी इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम दी अदर, या मैं ये एल्गोरिथम यूज़ करना चाहता हूँ फलां का डिफरेंट हो। तो आप अगर एक ही डेटाबेस है आपकी, तो उसमें फिर इंक्रिप्शन के मामला भी जब आप डील करेंगे तो कुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट कि हमारा डेटा इंक्रिप्टेड हालत में हो, ताकि इनकेस कोई डेटा लीकेज हो जाती है, कोई बग आता है सॉफ्टवेयर में, तो कम से कम हमारा डेटा किसी को अगर विजिबल भी हो तो उसको समझ ना आए क्या लिखा हुआ है। तो बग को कोई सॉफ्टवेयर के बग जो हो सकता है उसको हैंडल करने के लिए आप कहते हैं जी एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एम्बेड करना चाहते हैं कि डेटाबेस में डेटा जब भी सेव हो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, जब भी उसको रिट्रीव करें उसको डीक्रिप्ट हो, उसके बाद वो हमें अवेलेबल हो। तो ये इट इज़ अगेन अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, तो उसको सिक्योरिटी को फर्दर ज़्यादा अचीव करने के लिए। तो अभी तक हमने मल्टी टेनेंट डेटाबेसेस देखी थी। अब हम जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज मल्टी इंस्टेंस डेटाबेसेस, जिसमें हर यूज़र की या हर यूज़र की अपनी डेटाबेस होगी। तो जब इसमें हम बात तो करते हैं तो फिर आपका क्या किस तरह की इन्वायरमेंट होगी। तो इन मल्टी इंस्टेंस सिस्टम्स ईच कस्टमर हैज़ इट्स ओन सिस्टम टेलर टू स्पेसिफिक नीड्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल डेटाबेसेस सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो जब हर चीज़ सेपरेट होगी तो सेपरेट स्कीमा भी सेपरेट किया जा सकता है आराम के साथ, सिक्योरिटी के मामला भी सेपरेटली उस कस्टमर के मुताबिक टेलर किए जा सकते हैं, और अथेंटिकेशन मैकेनिज्म भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मल्टी एक्सेस कंट्रोल, हर चीज़ करनी आसान हो जाएगी अगर आप बिल्कुल सेपरेट इंस्टेंस बना देते हैं तो।
सिक्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी, कॉन्सेप्चुअली इट इज़ सिंपलर दैन मल्टी टेनेंट सिस्टम, क्योंकि हर चीज़ सेपरेट है तो उसको सेपरेटली आप हैंडल कर लेंगे। अब दो तरह के मल्टी इंस्टेंस सिस्टम हो सकते हैं, आप वीएम बेस्ड मल्टी इंस्टेंस सिस्टम बना सकते हैं या कंटेनर बेस्ड। कंटेनर हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वीएम कंटेनर का कॉन्सेप्ट देखा है हमने। तो अब मल्टी इंस्टेंस सिस्टम्स हम वीएम बेस्ड भी बना सकते हैं और कंटेनर बेस्ड भी बना सकते हैं। तो अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बनाना है तो हम फिर वीएम बेस्ड बनाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा वीएम इज सॉर्ट ऑफ बिगर कंटेनर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की एक वीएम होगी और उसके अंदर फिर मल्टीपल यूजर काम कर रहे होंगे, तो आपकी अगर डेटा लीकेज के इश्यूज हैं तो दोज विल रिमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएंगे आप। तो अगर कंटेनर बेस हम बनाएंगे तो इसका मतलब है अगर ऐसी सिचुएशन है कि हम हर यूजर को सेपरेट कोई इंस्टेंस देना चाह रहे हैं डेटाबेस का, तो हम हर यूजर के लिए सेपरेट कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हम फोर्सी कर सकते हैं इसमें, वी विल गेट द फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हम बिल्कुल टेलर्ड मेड स्कीमा बना सकते हैं हर क्लाइंट के लिए सेपरेट। हम ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंस वीएम सेपरेट होगी या डॉकर आपका इंस्टेंस सेपरेट होगा, तो सिक्योरिटी इज़ लाइकली टू बी अचीव ईजीली इन विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म। स्केलेबिलिटी अचीव कर सकते हैं आप, क्योंकि स्केलेबिलिटी क्या क्या होता है कि आपका अगर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप मल्टीपल रेप्लिकेशंस कर सकते हैं, और आप मोस्टली रेप्लिकेशंस वगैरह की जाती हैं ताकि आप स्केलेबल कर लें अपने सिस्टम को। फॉर एग्जांपल सम कस्टमर्स में रिक्वायर मोर पावरफुल सर्वर्स देन अदर्स, तो जिसको अगर पावरफुल सर्वर चाहिए उसको पावरफुल सर्वर पे उसके इंस्टेंस डिप्लॉय कर देंगे आप। Resilience, if software failure occurs, this will probably only affect the single customer. तो अगर कोई एक फेलियर होता है तो फिर एक वीएम फेल होगी या एक आपका कंटेनर फेल होगा, तो आपके लिए एक कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होने के चांसेस कम है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं इसकी जी? इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि हर यूज़र के लिए जब आप सेपरेट उसके कपड़े तैयार करेंगे इसके तो फिर है टेलर फिर ज़्यादा ही पैसे लेता है, जाके वैसे ले लें बना बनाया तो उधर सस्ता पड़ता है आपको। और उसकी ओवरहेड ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया। अपडेट की मैनेजमेंट मुश्किल होगी। फॉर एग्जांपल आपने सारे वीएम में कोई चीज़ अपडेट करनी है, मे बी बिकॉज ऑफ हार्डवेयर चेंजेस या किसी और वजह से, तो वो फिर अपडेट्स अगर अपने सारे के सारे वीएम्स को करना है या सारे के सारे कंटेनर्स को करना है तो दैट अपडेशन विल बिकम मोर कम्बर्सम। ठीक है जी, थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं। अच्छा जी, सो नाउ वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक, क्लाउड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। There are some important decisions which we are required to take. Decision regarding database organization कि कौन सी database यूज़ करनी है, हमने मल्टी टेनेंट करनी चाहिए या मल्टी इंस्टेंस database यूज़ करनी चाहिए। अब क्योंकि हमें उनके फीचर्स का पता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज का पता है, तो देन वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड द database organization for our software. Then scalability and resilience related issues. What are the software scalability and resilience requirements? ये उसके मुताबिक हम फिर डिसीजन करेंगे कि हमने किस किस्म का आर्किटेक्चर यूज़ करना है। थर्डली, शुड द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर बी मोनोलिथिक और सर्विस ओरिएंटेड। मोनोलिथिक और क्या होता है जी? एनी आइडिया मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है?
स्टैंडर्ड और सारे फीचर्स करती सर्विस ओरिएंटेड में आवाज के साथ साथ कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी है साथ उसको जैसे भाई ग्रुप से जिसकी का सर्विस ओरिएंटेड पहले जब हमने के सेट और इंस्टॉल कर दिया तो सिंगल पर्पस सिंगल पर्पस नहीं, मोनोलिथिक का मतलब है कि एक ही सिस्टम है एंड ऑल दी फंक्शनैलिटीज इंटीग्रेटेड। ठीक है, कंपाइल करेंगे तो पूरा सिस्टम कंपाइल होगा कंप्लीट। जो जैसे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं जो अपने, वो मोनोलिथिक सिस्टम्स की एग्जांपल होती हैं। ठीक है, दूसरा होता है सर्विस ओरिएंटेड। सर्विस ओरिएंटेड में हर सर्विस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में हर सर्विस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है और उस सर्विस को कोई और भी यूज़ कर सकता है, आपका सिस्टम के अलावा कोई और भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। तो ये डिसीजन करना कि मोनोलिथिक बनाना आसान होता है, मोनोलिथिक सिस्टम बनाना जो आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पाइथन बेस्ड कोड, जावा बेस्ड। ठीक है, अगर आप में भी स्पेसिफिकली अगर आप यूज़ करते हैं कोई और फ्रेमवर्क, तो प्लेन जावा है या प्लेन पाइथन है, ये सारी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं एप्लीकेशंस। लेकिन है कि उसको बनाना आसान होता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है। सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को आसानी से स्केल अप कर सकते हैं, सर्विसेज रिप्लेस कर सकते हैं, सर्विसेज बढ़ा सकते हैं, वो सारे काम हो सकते हैं, बट उसकी डेवलपमेंट फिर कम्प्लेक्स हो जाती है। और जो पॉपुलर आर्किटेक्चर होता है दैट इज़ बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जो पॉपुलर है क्लाउड में बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट। तो ये तीन तरह के डिसीजन जब कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर रिलेटेड डिसीजन, स्केलेबिलिटी, रेजिलियंस, हैंडलिंग रिलेटेड, और डेटाबेस कौन सी यूज़ करनी है, देन you take the decision what cloud platform should you be using। तो different cloud platform available हैं, public भी हैं, और या अपना create करना है या public cloud यूज़ करना है तो कौन सा यूज़ करना है। सारी सर्विसेज आपको सबको देखनी पड़ेंगी कि किसकी कौन सी सर्विस है और कौन सी सर्विसेज हमारे लिए सूटेबल हैं, तो फिर आप चूज़ करेंगे क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये अभी मैं फिर आगे डिस्कस करता हूँ। रिलीज हम ऑलरेडी पहले भी देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं इन पॉइंट्स को मैं अब आगे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँगा। पहले तो आ गया डिसीजन फॉर बिटवीन चूजिंग मल्टी टेनेंट और मल्टी इंस्टेंस डेटाबेसेस। तो क्वेश्चन किस किस्म के आपके ध्यान में हो सकते हैं? डू कस्टमर रिक्वायर डिफरेंट डेटाबेस स्कीमास एंड डिफरेंट पर्सनलाइजेशन? ये आपको देखने पड़ेंगे जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं। अगर एक ही तरह की एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं आप, हर एक की एक ही तरह का यूज़ है ना, तो आपको कस्टमर डजंट रिक्वायर अ डिफरेंट स्कीमा। लेकिन आप स्पेशलाइज किसी के लिए, हर एक के लिए सेपरेट कर रहे हैं, तो फिर उसको स्कीमा सेपरेट चाहिए। तो आप जब आपने डिसाइड कर लिया, अगर तो इसका आंसर है नो कि जी डिफरेंट स्कीमा नहीं चाहिए, देन यू मे यूज़ सिंगल इंस्टेंस मल्टी टेनेंट डेटाबेस। एक डेटाबेस विच इज़ यूजिंग मल्टी टेनेंट डेटाबेस, तो आप ये यूज़ कर लेंगे। सेकेंडली एक क्वेश्चन एक ये आ सकता है आपके दिमाग में कि डू कस्टमर्स हैव सिक्योरिटी कंसर्न्स अबाउट द डेटाबेस शेयरिंग? कि सिक्योरिटी कंसर्न है कि जी हमारा डेटा लीक हो सकता है, हमारा डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है। तो अगर ऐसी ज़रूरत है तो देन यू शुड प्लान फॉर मल्टी इंस्टेंस डेटाबेसेस, क्योंकि हर एक का अपना फिर वो कंटेनर होगा या अपनी वीएम होगी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है डेटाबेस साइज और कनेक्टिविटी, कि कस्टमर आपको बहुत बड़ी साइज़ की डेटाबेस चाहिए या छोटी डेटाबेस चाहिए, डेटा कितना है आपका। तो मल्टी टेनेंट मॉडल जो होता है वो इट इज़ बेस्ट फॉर लार्ज डेटाबेसेस, क्योंकि एक ही डेटाबेस है तो वो एक बड़ी डेटाबेस को मैनेज करना आसान है, बजाय इसके कि बहुत सारी बड़ी डेटाबेसेस को मैनेज करें आप। तो अगर बहुत बड़ी डेटाबेस है, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो फिर आपको मल्टी टेनेंट मॉडल जो है ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा। अच्छा जी, फोर्थली डेटाबेस की इंटरऑपरेबिलिटी, कि एक डेटाबेस का डेटा आप उठा के किसी और जगह लेके जाना
ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, ऐसे भी हो सकता है. If customers have many different schemas, a multi-instance database should be used. क्योंकि जो मल्टी इंस्टेंस डेटाबेसेस होती हैं उनकी पोर्टेबिलिटी आसान होती है, क्योंकि वो कंटेनर्स होंगे या वीएम्स होंगे, तो वीएम की को आप एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में या एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से लेके जा सकते हैं. तो मल्टी इंस्टेंस डेटाबेसेस की इंटरऑपरेबिलिटी बेहतर होती है. फिफ्थ क्या है, सिस्टम का स्ट्रक्चर, कि आप आर यू यूजिंग सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और सिस्टम. अगर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है जिसमें छोटी छोटी सर्विसेज बनानी होती हैं, तो फिर आपका मल्टी इंस्टेंस डेटाबेस आर्किटेक्चर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि उस डेटाबेस के हर डेटाबेस का अपना सर्विसेज होंगी. तो इन दैट सिचुएशन कंटेनराइजेशन यूज़ करें और मल्टी इंस्टेंस डेटाबेसेस यूज़ करें. दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू. ठीक है जी, तो ये तो हमने एक एंड डिस्कस कर लिया. अब हम स्केलेबिलिटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. स्केलेबिलिटी में दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, स्केलिंग आउट एंड स्केलिंग अप. ठीक है, पहले स्केलेबिलिटी क्या चीज़ है. स्केलेबिलिटी ऑफ सिस्टम रिफ्लेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट टू और ऑटोमेटिकली टू चेंजेस इन द लोड ऑन द सिस्टम. यानी कि लोड आपका कम होता है तो उसके मुताबिक सिस्टम अपने आप को एडजस्ट करें, लोड बढ़ता है तो सिस्टम अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करें. दिस इज क्लाउड में स्पेशली इट शुड बी ऑटोमेटिक. और यू कैन अचीव इन टू वेज. वन इज एडिंग न्यू वर्चुअल सर्वर्स. इस चीज़ को हम कहते हैं क्लाउड में स्केलिंग आउट. और यू कैन इंक्रीज द पावर ऑफ द सिस्टम्स. फॉर एग्जांपल आप प्रोसेसर बढ़ा रहे हैं, प्रोसेसर ज़्यादा कर रहे हैं, तो दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड स्केलिंग अप. और इन क्लाउड बेस्ड सिस्टम स्केलिंग आउट रादर देन स्केलिंग अप इज़ अ नॉर्मल अप्रोच. यानी कि स्केलिंग आउट वाली अप्रोच जिसमें आप वर्चुअल सर्वर्स बढ़ा रहे होते हैं या आप कंटेनर्स की रेप्लिकेशंस कर रहे होते हैं, ये जो स्केलिंग आउट वाला जो मैकेनिज्म होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है. इंस्टेड ऑफ आप स्केलिंग अप करें बाई एडिंग हार्डवेयर्स, एडिशनल हार्डवेयर, एडिशनल प्रोसेसर्स. दूसरी चीज़ है रेजिलियंस. रेजिलियंस का मतलब है कि इन केस ऑफ फेलियर आपकी रिस्पांस कैसी होगी. फेलियर में आपकी रिस्पांस कैसी होगी, और अगर फेलियर आता है तो उसको कैसे हैंडल कैसे करना है. रेजिलियंस में आपने ये देखना है कि इन केस ऑफ फेलियर को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, फेलियर को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इज रेजिलियंस. सो इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है कि आप रिडंडेंसी क्रिएट करें. रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशंस, मिररिंग, दिस ऑल इज कॉल्ड रिडंडेंसी. कि अगर आपका एक वीएम है तो एक वीएम एक्स्ट्रा एक और बना लें. एक वीएम फेल होती है तो दूसरे पर लोड शिफ्ट हो जाए आपका, या एक कंटेनर आपका फेल हो रहा है तो आपका डुप्लीकेट कंटेनर बना हुआ हो तो उस पर आपका लोड शिफ्ट हो जाए. दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी. अब इसमें रेप्लिकास बना सकते हैं आप फॉर अचीविंग रिडंडेंसीज. रेप्लिकेशंस जिसको कहते हैं, मल्टीपल डेटाबेसेस की रेप्लिकेशन हो सकती है, कंटेनर्स की, वीएम्स की. मिररिंग अगेन, हाँ होंगे, लेकिन आप रेजिलियंस अचीव करनी है तो फिर गुड़ डाल लेंगे. तो मीठा चाहिए तो गुड़ तो डालना पड़ेगा. ये तो ऐसी है. जब ज़्यादा आप इसमें यही होता है जब आपने कोई चीज़ नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में यही होता है कि जब आप इट इज़ काइंड ऑफ नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, इनको अचीव करने के लिए जब आपको हायर साइड पे जाते हैं तो फिर आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है. इस आप मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म इन प्लेस करें जो कि कंटिन्यूस चेक कर रहा हो और कोई नोटिफिकेशन जनरेट हो रही हो या स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन हो. मॉनिटरिंग होगी तो कंट्रोल होगा. ये बुनियादी असूल है. इफ़ यू वांट टू कंट्रोल समथिंग यू हैव टू मॉनिटर इट फर्स्ट. तो आप मॉनिटरिंग अगर आपकी सॉलिड होगी तो आप ओनली देन यू कैन डू ऑटोमेटिक और मैनुअल कंट्रोल जो भी करना है आपने. आइडियली रिडंडेंट सर्वर्स शुड बी इन डिफरेंट डेटा सेंटर्स.
अब यह है कि रिडंडेंसी जब आप क्रिएट करें तो फिर एक ही डेटा सेंटर में तो आपका ये चांस होगा जी, फॉर एग्जाम्पल डेटा सेंटर में कोई आग लग जाए या कुछ और मसला हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो, तो पूरा डेटा सेंटर जाएगा। तो होता ही है कि जब आप, क्योंकि इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, तो आप जब रिडंडेंट सर्वर्स या वीएम्स क्रिएट करते हैं तो आप लोकेशंस भी चेंज कर रहे होते हैं साथ ही। सो ये एक ग्राफिकल डिपिक्शन है टू यूजिंग स्टैंड बाई सिस्टम टू प्रोवाइड रेजिलियंस। कि फॉर एग्जांपल एक सिस्टम मॉनिटर है, एक आपने एक सिस्टम एक्टिव किया हुआ है लोकेशन ए पर, दूसरा सिस्टम एक्टिव किया हुआ है लोकेशन बी पर, और एक डेटाबेस आपकी लोकेशन ए पे पड़ी हुई है, दूसरी डेटाबेस लोकेशन बी पे पड़ी है, और आपस में मिरर हो रही हैं, ताकि किसी एक डेटाबेस में कोई चेंज हो तो दूसरे में कॉपी हो जाएगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपकी कॉस्ट तो बड़ी है, लेकिन है कि अगर आपकी डेटाबेस फेल होती है तो आपको स्टैंड बाई सिस्टम पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये ऑब्वियसली आपकी डिपेंड करता है कि आप सिस्टम किस तरह का है। क्रिटिकल सिस्टम्स हैं आपके, तो फिर आप ये चीज़ अचीव करते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं ठीक है, रात को शाम 5 बजे सिस्टम बंद कर देना है हमने, कोई मसला नहीं है। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं घंटा बंद भी रहे तो कोई मसला नहीं है। डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन कैसी है उस पर। तीसरी चीज़ आ गई सिस्टम स्ट्रक्चर, दैट इज मोनोलिथिक वर्सेस सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। दो अप्रोचेस यूज़ की जा सकती हैं। इसको थोड़ा सा डिस्कशन है इस पे कि मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर में ऑल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशंस आर इंटरवीन्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। आप आइसोलेशन में कोई कंपोनेंट काम नहीं कर सकता। मोनोलिथिक सिस्टम में सारे कंपोनेंट लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, तो पूरा सिस्टम आपने एग्जीक्यूट करना है, या तो पूरा सिस्टम बैठेगा आपका या पूरा सिस्टम चलेगा। तो एक कंपोनेंट गया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, ठीक है। सो यू टिपिकली इट इज कंपाइल्ड इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। एक ही एग्जी बनेगी, बड़ी सारी बन जाएगी। दिस आर्किटेक्चर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू डेवलप एंड इट कैन बिकम कम्प्लेक्स एंड अनवाइडली एज एप्लीकेशन ग्रोथ। तो अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन होगी और एक ही मोनोलिथिक सिस्टम बनाया तो उसको तो कंपाइल करना भी मसला, उसको स्टोर करना, लोड करना भी मसला, बहुत से मसले मसाइल आपके शुरू हो सकते हैं अगर एप्लीकेशन बहुत ही बड़ी है। सो स्केलिंग रिक्वायर्स डिप्लॉइंग द एंटायर एप्लीकेशन इवन इफ ओनली पार्ट ऑफ इज नीडेड टू चेंज। यानी कि अगर कोई एक थोड़ा सा भी पार्ट चेंज करना है तो पूरे का पूरा सिस्टम रिकम्पाइल करना पड़ेगा आपको और फिर रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, लेकिन डेवलपमेंट आसान होती है मोनोलिथिक सिस्टम्स की। दूसरी अप्रोच है सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें क्या होता है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव एंड द सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच डिकम्पोजेज एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट पीसीज नोन एज माइक्रो सर्विसेज। तो आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो सर्विस विच इज इवन स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से आप क्या करते हैं कि हर जब भी एक माइक्रो सर्विस क्रिएट करते हैं तो उसका सेपरेट यूआरएल उसको असाइन कर देते हैं। सेपरेट यूआरएल, हर सर्विस का अपना यूआरएल है। ये सर्विस में बीच यूआरएल होंगे। ये बेसिकली इसको हम रेस्ट आर्किटेक्चर भी कहते हैं। रेस्ट आर्किटेक्चर उसमें होता है कि हर रिसोर्स का सेपरेट यूआरएल होता है। यूआरआई भी कहते हैं, यूआरएल भी कहते हैं। और उस सर्विस को अपने यूज करना है तो उसका यूआरएल देंगे, साथ इनपुट डेटा देंगे, तो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। उस वैल्यू को आप फैच कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, दूसरी सर्विस में डाल सकते हैं। तो आप सर्विसेज के बेसिकली पूरी चेनिंग क्रिएट कर सकते हैं। S1 S2 जिसको हम ऑर्केस्ट्रेशन भी कहते हैं। यहाँ से इस सर्विस को यूज किया आपने, सर्विस से कुछ आउटपुट दी, उसको अगली सर्विस में डाला, ये सारा ओवर द इंटरनेट हो रहा है, ठीक है। इसका अपना यूआरएल होगा, वहां से डेटा आएगा, इसको इसका अपना डेडिकेटेड यूआरएल इसमें डाल देंगे, आप यहाँ से निकालेंगे इसमें डाल देंगे, अल्टीमेटली यू विल गेट दैट। इनमें पैरेलल एग्जीक्यूशन भी करवा सकते हैं, पूरे वर्कफ्लोज क्रिएट कर सकते हैं छोटी छोटी सर्विसेज के साथ।
तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इससे। जनरली दीज आर HTTP बेस्ड APIs, यानी मतलब वही है कि URL आपका होगा और इंटरनेट पे आप होगा। रेस्ट में बेसिकली मैं देखूंगा अगर किसी लेक्चर में रेस्ट को डिस्कस करूं, जो कि HTTP के जो 4 प्रोटोकॉल हैं ये उनको यूज़ करता है। तो ये सारे इश्यूज देख के फाइनल चीज़ आ जाती है हमारी क्लाउड प्लेटफॉर्म की। क्लाउड प्लेटफॉर्म का भी हमने डिसीजन लेना है कि कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म हमने यूज़ करना है। तो जो पॉपुलर हैं इस वक्त 3 तो बहुत पॉपुलर हैं, अमेजोन, एज़्योर, गूगल क्लाउड, बट देर आर मैनी अदर्स जो कि मार्केट में इन है। ये हाइपरलिंक मैंने दिया हुआ है, खोल के दिखाता हूँ आपको। तो आपको नजर आएगा AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, हवावे क्लाउड, ये और भी इन हो गए हैं। आपको नजर आएगा कि इनमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब बेसिकली आपने इनको स्टडी करना है पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा किस कैटेगरी में क्या सर्विसेज ऑफर हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूट कैटेगरी चल रही है सारी, ये कंप्यूट कैटेगरी है। उसके बाद स्टोरेज कैटेगरी शुरू हो गई है, डेटाबेस कैटेगरी आ गई, फिर आ गई माइग्रेशन सर्विसेज की कैटेगरी है, नेटवर्क कंटेंट डिलीवरी, डेवलपर टूल्स। ये देखिए कितने सारे टूल्स ऑफर कर रहे हैं AWS, बाकियों के टूल्स कम। डेवलपर टूल्स, डेवलपर टूल का मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की ये ऑफर कर रहे हैं बेसिकली। फिर ये मैनेजमेंट टूल्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो आपको नज़र आएगा कि AWS मेरे ख्याल में लीड कर रहा है, उसके बाद फिर एज़्योर की बारी आ जाती है नंबर ऑफ सर्विसेज अगर देखेंगे तो। लेकिन आपने देखना है कि आपने जो एप्लीकेशन बनानी है कौन सी सर्विस चाहिए आपको, उसके मुताबिक आपने डिसीजन लेना है कि मैं कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म आप चूज़ करूँ फॉर डिप्लॉइंग माय एप्लीकेशन। टेक्निकल इश्यूज 4 तरह के आपको देखने पड़ेंगे कि एक्सपेक्टेड लोड एंड लोड प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि आप अगर तो आपको फिक्स है, जैसे व्हाट्सएप टाइप एप्लीकेशन होती हैं, फेसबुक टाइप, ये इनकी स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है ना, तो इसलिए इनमें लोड प्रेडिक्टेबिलिटी का इशू नहीं होता। लेकिन आपने अगर हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सेपरेट है, उसका लोड सेपरेट है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्लाउड आपको अनएक्सपेक्टेड लोड ज़्यादा बेहतर और रैपिडली मैनेज करके दे सकता है। और उसके साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो अनप्रेडिक्टेबल लोड को ऑटोमेटिकली वो करेगा या नहीं करेगा, या आपको उससे इंटरवीन करना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा कि आप जब आप देखेंगे कि अपना स्पेसिफिक पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट्स को देख के आप देखेंगे उसने जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए चीज़ें ऑफर कर रहा है, वो क्या है। फिर रिजिलियंस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि आपने देखना है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है, क्या वो उसके मल्टीपल लोकेशंस पे डेटा सेंटर्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। क्योंकि अगर मल्टीपल लोकेशंस बने होंगे डेटा सेंटर्स, तो फिर उसकी ऑफ कोर्स रिजिलियंस बेहतर होगी, और आपकी जो सर्विसेज हैं वो मल्टीपल लोकेशन पे वो डिप्लॉय भी करेगा या नहीं करेगा, या उससे बात करेंगे तो किस तरह चलेगा। तो रिजिलियंस अचीव करनी है तो यू नीड क्लाउड योर डेटा सेंटर ऑफ द प्रोवाइडर एट डिफरेंट लोकेशंस, और वो आपको श्योरिटी भी देगा जी आपके रेप्लिकेशंस डिफरेंट लोकेशंस पे करेगा। इससे आपको उससे डील करनी पड़ेगी। फिर प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के रिलेटेड इशू हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि EU में बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं डेटा प्रोटेक्शन की। तो आप अगर आप की जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच नहीं कर रही, तो फिर आपकी कोशिश ये होगी कि ऐसा क्लाउड ना चूज़ करें जो कि यूरोप में डिप्लॉयड है। आप चाहेंगे मे बी कि कहीं और डिप्लॉयड हो, ताकि आपके वो प्रोटेक्शन रिलेटेड इश्यूज, डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड इश्यूज ना आए। फिर क्लाउड सर्विसेज जो सपोर्टेड हैं, जैसे मैंने अभी आपको खोल के दिखाया है, कोई ज़्यादा सर्विसेज सपोर्ट कर रहा है, कोई कम कर रहा है। वो आपने देखना पड़ेगा कि जो सर्विसेज हैं उनकी कंपैटिबिलिटी, आपके जो सर्विस आपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करवाना है
उससे मैचिंग है कि नहीं है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टेक्निकल इश्यूज हैं विच आर रिक्वायर्ड टू बी सीन। फिर 5 बिजनेस रिलेटेड इश्यूज भी हैं। कॉस्ट है, कस्टमर कौन कौन से टारगेट कस्टमर आपके किस किस टाइप के हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी है या डिफरेंट स्कीमा वाली रिक्वायरमेंट्स है। फिर डेवलपर का एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल एज्योर आपने AWS करना है तो आपने ये देखना होगा कि आपका वो क्लाउड जो आपका डेवलपर है उसका एक्सपीरियंस किस क्लाउड का है। वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इन चूजिंग के क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा आपने यूज़ करना है। तो डेवलपर का कौन से प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। फिर पोर्टेबिलिटी एंड क्लाउड माइग्रेशन, कि जी आपका अगर वो कंटेनर एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे लेके जाना चाहते हैं तो आप क्लाउड वो आपको फैसिलिटेट करेगा कि नहीं करेगा, कि आप दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अगर लेके जाना चाहें तो ये चीज़ें आपको फोर्सी करनी पड़ेंगी। और फिर SLAs जो हैं, SLAs आपसे मैच कर रहे हैं, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंडर के साथ। तो बड़े वेंडर जो होते हैं वो कहते हैं जी ये हमारा टर्म्स हैं, इस पे आपके एक्सेप्टेबल है तो आ जाए, नहीं तो चले जाए, हम मॉडिफाई नहीं करेंगे अपना SLA। तो बड़े वेंडर्स जो अपना मॉडिफाई नहीं करते SLA, छोटे वेंडर्स दे में मॉडिफाई। तो SLAs की रिक्वायरमेंट होती है परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कि परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो, अवेलेबिलिटी हमेशा हो, जो जो उसने क्लेम किया उसके मुताबिक हो। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देता या अवेलेबिलिटी नहीं देता तो ही शुड पे सम पेनल्टी। तो उस पर अगर वो राज़ी है तो फिर दैट विल बी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये इस तरह के इश्यूज इसमें आपको देखने होते हैं। ठीक है जी, सो दिस एंड्स टुडेज लेक्चर। अजान भी हो गई और अगली में होगा।